अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मेरे पॉडकास्ट में एक बहुत जानी मानी शख्सियत हैं जिनको बेशतर लोग जानते होंगे। ये एक ट्रेनर भी हैं, ट्रैवलर भी हैं, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ हैं। आज हम इनसे और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो इनकी तरफ कैमरा जाने से पहले मैं एक शेर कहना चाहता हूँ। आज भी कुछ लोग अपनी गुफ्तगू से कानों में रस घोल सकते हैं। आज भी कुछ लोग मौजूद हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है सर, क्या बात है। शो तो कैसी तबीयत है? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। आपके शेर से ही मैंने कहा पूरा शो रोशन हो गया। सर, उर्दू एक ऐसी ज़बान है और बहुत ज़्यादा दिल से करीब है, तो कोशिश करते हैं कि उर्दू से करीब रहें। क्या बात है। प्रदेश में भी। और शेर व शायरी का मुझे लगता है आपको काफ़ी शौक है सुनने का बहुत ज़्यादा शौक। अंदाज़ा हो गया मुझे। यस। तो आपसे सवालात तो मैं करूँगा, लेकिन आपके ऊपर मैं एक और शेर बोलना चाहता हूँ। फिर आप स्टार्ट करें उसी से कि तूफान कर रहा था मेरे अज़म का तवाफ़। तूफान कर रहा था मेरे अज़म का तवाफ़। क्या बात। दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में। ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। जज़ाकल्लाह। तो अमजद भाई, आज बिल्कुल ही कैजुअल डिस्कशन करेंगे और हमारी डिस्कशन में जो सबसे पहला सवाल ये होगा कि आप हैं कहाँ से, आप ताल्लुक़ कहाँ से आपका? मैं सर लाहौर पाकिस्तान से हूँ। माशाल्लाह। और बेसिकली भी वहीं से हूँ, मेरी रूट्स भी वहीं की हैं। अच्छा। और आज भी वहीं से हूँ। और अभी आधी ज़िंदगी मेरी परदेश में गुजर गई है। सही। तो आधा परदेसी हूँ, आधा देसी हूँ, ऐसा ही है बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अमजद भाई, आज जो हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे कि आपकी जो अर्ली लाइफ रही है, एजुकेशन से लेकर फिर कैसे प्रोफेशनल लाइफ कैसे डेवलप हुई आपकी लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़ गो अहेड, पूछिए आप। तो अर्ली लाइफ बताएं, स्कूलिंग आपकी बताएं, एजुकेशन आपने कहाँ से स्टार्ट किया और क्या पढ़ने में शौक़ था आपका, किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा एक्सपर्ट थे, क्या रहा है आपका शौक़? मेरी अर्ली लाइफ जो है काफ़ी हम्बल रही है और मैं उसको भी एक ग्रेस समझता हूँ, ज़िंदगी का हिस्सा, ग्रेसफुल हिस्सा था। उसको मैं कुछ ऐसे अल्फाज में बयान करता हूँ कि हम गरीब थे लेकिन ज़िंदगी में कभी लगा नहीं गरीब थे। ज़िंदगी इतनी पुरखलूस थी, पुरकशिश थी, रिश्ते थे और सब कुछ था, कह सकते हैं। सही। ग्रैटिट्यूड बहुत था। वो आज भी है। शायद उसी वजह से अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की हुई है। राइट। कभी लगा नहीं है कि यार कुछ कमी है, कभी नहीं लगा। सही। मैं कह नहीं सकता, कहूँगा तो ज़्यादती करूँगा मेरे ख्याल। सही। तो वहाँ से ज़िंदगी स्टार्ट हुई। स्कूलिंग मेरी बड़ी हम्बल, बड़ी सादी। मैट्रिक तक मुझे पता नहीं चला मैं स्कूल क्यों जा रहा हूँ। अच्छा। लेकिन हो गया। और जब कॉलेज लाइफ में आए, डिफरेंट दुनिया थी और दुनिया को देखा, थोड़ा कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, जो कि आज मैं नहीं करता, लेकिन उस कंपैरिजन ने मुझे थोड़ा ग्लो दिया ज़िंदगी के अंदर, एक मकसद दिया। तो कह सकते हैं कि मैं 3, 4, 5 साल के अंदर ही वन ऑफ द फाइनेंस स्टूडेंट्स में आ गया। अच्छा। और मेरी जो इंक्लिनेशन थी, या आई वॉज बेस्ट एट अकाउंटिंग, इन अकाउंटिंग, ये चीज़ें हो गई जो कि कभी मैंने सोचा नहीं था। माशाल्लाह। और उसके बाद मैं ग्राफिक्स में, डिज़ाइनिंग में, जब मास्टर्स कंप्यूटर साइंसेस कर रहा था, तो ग्राफिक्स में, कलरिंग में, एस्थेटिक्स में आई वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट्स, कह सकते हैं वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स कह सकते हैं। माशाल्लाह। तो बाद में उसी चीज़ ने मेरे प्रोफेशन का रुख किया और प्रोफेशनल लाइफ में आ गया, और करते करते फिर वो आज उसी फील्ड के
मतलब एक और अपना क्रिएट किया या हो गया, राइट, और बिजनेस भी उसी फील्ड में किया फिर, सही, जो कि एडवर्टाइजिंग है। राइट। सो प्रोफेशनल तो डिस्कस करेंगे अमजद भाई इन डिटेल्स। आपका एक तो ये जानना था कि बचपन की स्कूलिंग का आपने बताया कि मैट्रिक तक कुछ नहीं पता नहीं था, फिर ग्रेजुएशन में यू वर वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट। तो इसका मतलब जब पता लग गया तो फिर उसके अंदर आप बहुत आगे निकल गए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बात करेंगे हम आपसे जो आपके पेरेंट्स रहे। हमने कई दफ़ा आपकी वीडियोस में देखा है कि आप अपनी मदर के साथ होते हैं, उनको बड़ा गले लगा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा एक अफेक्शन दिखा रहे होते हैं। तो क्या कैसे माँ ने आपकी कैसी तरबियत की? माँ के लिए आज शायद मैं फ़र्स्ट टाइम कहने लगा हूँ, और वालिद साहब के लिए मैं कह चुका हूँ, और उनके लिए भी सेम चीज़ ही कहूँगा, दोनों के लिए, कि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया नहीं है, दिखाया है। उन्होंने हमें जो कुछ भी आज हम हैं, उनके दिखाने की वजह से उन्होंने वो लाइफ ज़िंदगी जी के हमें दी है, ना कि हमें लेक्चर्स देते ऐसा करो वैसा करो। वो सारे पेरेंट्स करते हैं, किया उन्होंने भी किया, लेकिन उन्होंने लिटरली हमें दिखाया कि लोगों से मिलना कैसे है, लेन देन कैसे करने हैं, ईमानदारी से ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, किसी का हक नहीं खाना। ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें दिखाई। और ज़ाहिर बात है, अगर मैं हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा हूँ तो मैं हम्बल बैकग्राउंड से हूँ तो आ रहा हूँ ना, तो वो भी हम्बलिंग बैकग्राउंड से ही स्टार्ट किया था उन्होंने। तो उन्होंने वहाँ से करते करते थोड़ा ज़रा कह रहे हैं तिनका करके तो एक एम्पायर खड़ा किया। एम्पायर खड़ा करके एक कह सकते हैं कि अच्छी औलाद तैयार की। तो आज वो कुछ ना कुछ कर रही है, ये इस काबिल है कि कुछ कर सकती है, दुनिया में सर उठा के चल सकती है। ज़्यादा आप करीब माँ से रहे या फादर से? आपको पता है कि बच्चे ज़्यादा करीब जो होते हैं, बॉयज़ ख़ास तौर पर, वो माँ के करीब होते हैं। वालिद साहब का अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक ब्लेसिंग है या थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। अभी हमारे साथ नहीं है वो। उनका एक ऑरा ऐसा था कि एक दहशत थी। वो प्यार सब कुछ था, लेकिन बाप की एक चीज़ होती है, एक दहशत होती है कि हम उनसे बात भी नहीं कर पाते थे, उनसे आंखें भी नहीं मिला पाते थे। मतलब खिलाते थे सोने का नेवाला, देखते शेर की निगाह से। 100% ऐसे ही है। तो वो उनकी जो ट्रेनिंग थी ना, वो आज हमें मजबूत करके खड़ा करके रखे हुए हैं। सही। तो ज़्यादा कह सकते हैं कि अगर वालिदा वालिद साहब से डांट खा लेती थी, हमें डिफेंड करते जैसे कि तकरीबन हर घर में होता है, आपको पता है ऐसे। एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, एक बार मैंने कहा था मुझे डर लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सर अमजद भाई, तो पता लग गया कि वालिदा से आप बहुत करीब थे और जो वीडियोस आपने बनाई बहुत सारी। अब बात करते हैं आपके बेटर हाफ के बारे में। एक शायद ये बात कभी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड या कभी हमने की नहीं, तो एक बड़ा नोटिस किया हमने आपकी वीडियो में, कभी भी भाभी का चेहरा देखा नहीं हम लोगों ने। जब भी वो आई हैं वो साइड से, तो ये आपकी तरफ से है या उनकी तरफ से है? कैसे ये एक सिस्टम कैसे बनाया आपने आज के इस दौर में? ये भी ब्लेसिंग है हमारे लिए, हमारे घर में। ये दोनों की तरफ से है, ये किस्मत से मिला है हमें सब कुछ। मैंने कभी फोर्स नहीं किया, बल्कि कभी कभी मैं कह देता हूँ, सपोज हम कभी कहीं खाना खा रहे हैं, कभी वैसा कोई बात नहीं, हम फैमिली में बैठे हुए, नो प्रॉब्लम, तो वो फिर भी अनकवर नहीं करते। तो ये ना तो मेरी तरफ से कुछ फोर्स किया गया है, ये अपनी सेल्फ डिसीजंस हैं खुद के, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसकी बेस पे सारा काम होता है माशाल्लाह। क्योंकि एक भी वीडियो में आई डोंट थिंक कि वो कभी सामने आई है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन आपके साथ आई थिंक कुछ 2-3 हज़ार कितने वीडियोस बन चुकी हैं? 3,000 के ऊपर 3,000 के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं आप माशाल्लाह। हाँ जी। बच्चों का बताएं कि आपके जो बच्चे हैं बहुत पार्टिसिपेट करते हैं आपके साथ, और इट्स लाइक इंटरनल ग्रुप, इंटर कंपनी चल रही है आपकी एक ऐसे। तो बच्चे जो उनको हम देखते हैं, उनके चेहरे पे उनके जो तासुरात हैं बहुत ज़्यादा फर्माबरदार लगते हैं सारे के सारे, ऐसा ही है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। और जितने वीडियोस में है ना, कह सकता हूँ थोड़ा सा, अगर एग्जैजरेट नहीं करा तो उससे ज़्यादा ही है। अच्छा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मामले में ना, फैमिली के मामले में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। अच्छा। मेरी ख्वाहिश है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको ऐसी फैमिली दे। मतलब ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, फैमिली की सपोर्ट के साथ हो रहा है, वरना उसके अंदर उनको मैं माइनस कर दूँ तो मैं ज़ीरो हो जाता हूँ। सही, बेशक।
सही। तो बेटी बहुत करीब है, कौन सी औलाद बहुत ज़्यादा? बराबर ही है सब। सब बराबर है। मतलब मैं मेजर नहीं कर सकता, और ये भी नहीं कह सकता कि मैं बेटियां ज़्यादा करीब हैं, मैं ये भी नहीं कह सकता। सही। लिटरली होता है ना कि बाप के करीब बेटियां होती हैं, माँ के करीब बेटे होते हैं, तो मैं वो भी नहीं कह सकता। मेरा एक सिस्टम ही ऐसा है, मैं बेटियों को भी बेटों की तरह ट्रीट करता हूँ, और बेटों को भी बेटियों की तरह ट्रीट करता हूँ। जब किसी ने कुछ कमी बेशी की है तो मुझे अगर डांटना पड़े तो मैं बेटी को भी वैसे ही डांटता हूँ जैसे बेटे को डांटता हूँ। वैसे ही करते हैं आप? सख्त हैं आप एज पेरेंट, या कह सकता हूँ थोड़ा सा हूँ। सख्त हैं आप? मतलब सख्त, ऐसा सख्त नहीं हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो कि छोटे छोटे, मुझे लगता है हो सकता है मैं उस पॉइंट पे गलत भी हो सकता हूँ, या थोड़ा अग्रेसिव या ओवर अग्रेसिव हो गया हूँ, या थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर गया हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं वो नहीं करूँगा तो जो प्रोडक्ट हमें अल्लाह ताला ने दी है वो वैसे नहीं निकलेगी। सही। फिर वो भी थोड़ा सा, कहते ना, एवाय हो जाएंगे, थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाएंगे। करेक्ट। तो स्पेशली अगर आप अब्रॉड रह रहे हो और यहाँ की जी बिल्कुल, स्कूलिंग और जी सारी बिल्कुल। तो मैं अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन मुझे ये भी कह सकता हूँ कि कभी कभी ज़्यादती हो जाती है, सही। और लेकिन मुझे लगता है कि ये भी उनके लिए ही बेहतर है और हमारे लिए ही बेहतर है। जो नए पेरेंट्स हैं, जो उनके बच्चे अभी छोटे हैं, कोई एक एडवाइस आपकी तरफ से? जिसको हम प्यार समझते हैं ना, वो प्यार नहीं होता। अच्छा। जो ओवर लविंग होती है ना, वो ओवर लविंग नहीं होती एक्चुअली। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके बच्चे को ना सुनने की आदत घर से पड़नी चाहिए, तो वही आपका प्यार है असल में। वो असल में आपकी रियल ट्रेनिंग है, रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग है। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारा एक ही बच्चा है या दो ही बच्चे हैं, हम नहीं करेंगे, कौन करेगा, मेरे ख्याल से आप ज़्यादती कर रहे हैं। अच्छा। आप उनको दुनिया से डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। जब दुनिया में जाके वो हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो आप ज़्यादा बुरा महसूस करेंगे। बच्चा आपका वीक महसूस करेगा, डिस्कनेक्टेड महसूस करेगा, और वो फेस नहीं कर पाएगा। तो उसको उसके लिए तैयार करें। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, मतलब मैं ये ओवर रिएक्ट ना करें, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर उसको ना सुनने की आदत भी पड़नी चाहिए पेरेंट्स से। मतलब अगर, और आप लोगों का जो कि हर घर में नहीं होता, हमारा भी 100% नहीं होता, कि आप लोगों का जो किबला है वो बराबर एक तरफ होना चाहिए। सही। मियाँ बीवी का। करेक्ट। एक आपकी रिसेंट एक वीडियो देख रहा था मैं, आई थिंक रिसेंट है, आई थिंक, या रीपोस्टेड। उसमें एक बच्चा, जो आपका बच्चा जो है वो पहले वालदा से कुछ पूछता है, वालदा मना कर देती हैं, फिर आपके पास आता है। आपने पूछा कि मामा ने क्या बोला है, तो वो कहता है मामा ने तो मना कर दिया। तो फिर आपने उसको समझाया कि अगर मामा ने मना कर दिया था तो मेरे पास आते नहीं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ये वही बात है। राइट। तो वो चीज़ होना बड़ा ज़रूरी है। तो आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो वालिद और वालदा दोनों की बात एक होनी चाहिए, एक पेज पे कोशिश करनी चाहिए। 100% नहीं होती, लेकिन कोशिश करनी चाहिए हमें। राइट। हमारे घर में भी हम कोशिश कभी कभी लाड में ये कि अगर फादर मना भी कर रहे हैं तो वाइफ जैसे बिल्कुल बिल्कुल, वो वाइस वर्सा, बोथ वेज कंट्रोल करना चाहिए, आप कह रहे हैं? जी जी, वो करना चाहिए। सही। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज पॉइंट है जी। हर घर के अंदर होना चाहिए, जो कि नहीं होता। हम अक्सर इग्नोर कर जाते हैं कि नहीं यार, कोई बच्चा है, इसको मना नहीं करना। राइट। करना चाहिए। वेरी गुड। अमजद भाई, बात करते हैं दुबई के बारे में। कब आए आप? ये दुबई ही पहला प्रदेश था या इससे पहले भी कहीं आप कहीं थे? दुबई ही पहला प्रदेश था। 2003 में आया था, 10 अक्टूबर। 2003? 10 अक्टूबर आने वाले हैं, 20 साल हो जाएंगे। माशाअल्लाह, 20 साल। यस सर। क्या खोया क्या पाया अमजद भाई? सब कुछ पाया, खोया कुछ नहीं है। दोस्त कुछ नहीं खोया, कुछ नहीं खोया। अच्छा। अगर वो नहीं खोता तो ये नहीं पाता। You get something, you lose something. This is how life works. आप रिग्रेट करेंगे तो you have millions of things to regret. Right. मैं नहीं करता। तो स्ट्रगल से सक्सेस बताएं, क्या आए थे आप दुबई में, कैसे स्टार्ट किया आपने? मैंने देखा अपने वर्कर्स को हमेशा बताते रहते हैं कि वर्क हार्ड करो। मैंने हमेशा आपकी वीडियो में फोकस देखा, आपने कहा कि अपना काम अच्छा कर लो, सब अच्छा हो जाएगा। इस पे आप करते हैं, तो क्या स्टार्ट किया आपने बेसिकली, कहाँ से? मैं उनको एज ए बॉस नहीं बताता, मैं एज ए इंसान उनको बताने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी अक्सर बातों में अपनी मिसाल ज़रूर देता हूँ कि अगर मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से आके एक बिजनेसमैन बन सकता हूँ, दुनिया घूम सकता हूँ, तो आप किसी दूसरे खुदा की मखलूक नहीं, नाउज़ बिल्ला। सही। आपके ऊपर भी सेम कानून लागू होता है, लेकिन आपने मेहनत करनी है। अमजद आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। राइट। आपने मेहनत इतनी करनी है। बल्कि अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड ये बात भी कर रहे थे कि काम
एग्जैक्टली। आपका बोलना चाहिए। अगर आप बोलें कि सर मैंने आपको 20 साल दिए हैं, 30 साल दिए हैं, 10 साल दिए हैं, तो डजेंट मैटर, ये कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 20 साल सेम काम करते रहेंगे तो 20 साल के बाद आपकी तनख्वाह बढ़ेगी नहीं, सही, महंगाई तो बढ़ेगी, आप उधर के उधर ही खड़े होंगे, आप पिस जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, बल्कि आपकी एज इतनी हो जाएगी उस वक्त तक कि आप जो परफॉर्म आज कर रहे हैं कल नहीं कर पाएंगे, तो आपकी तनख्वाह ज़्यादा होने की बजाय कम हो जाएगी, या आपको कोई ना कोई आकर रिप्लेस कर जाएगा। एग्जैक्टली। ये हम नहीं समझते। लोगों को लगता है शायद मैं एज ए बॉस बात कर रहा हूँ, इनसे काम लेना चाहता हूँ। ऐसा भाई नो प्रॉब्लम, आप मेरे पास कितने हो, 50 लोग हो गए, राइट, दुनिया तो 8 बिलियन की है। सही। तो आपको क्या समझ आती है, यू टेक इट व्हाटएवर यू वांट। जो डांटता है अमजद भाई वो अच्छे के लिए डांटता है, बिल्कुल, ये तो आजमाई हुई बात है। तो मैं अपने बच्चों को भी जैसे आपने बताया कि सख्ती रखें तो अच्छे के लिए ही करें। बिल्कुल सर, मैं जब आया था तो मैं एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर आया था और साथ में मशीन्स ऑपरेट करता था। अच्छा। और सेम इंडस्ट्री के अंदर ओके, जो मेरे साथ लड़के काम करते हैं, तो उनको मैं ये बताता रहता हूँ। और फिर उसके बाद मैं कौन सा सॉफ्टवेयर था अमजद भाई इस पे? मैं कोरल 8 से स्टार्ट किया था। अच्छा, मैंने कोरल 8। कोरल। और मैं आज भी क्रेडिट दूंगा जो मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे इस फील्ड में इनवाइट किया करके और लेके चले। पाकिस्तान से सीख के आए थे आप? पाकिस्तान से सीख के आया था। ओके। और मशीन्स ऑपरेट करना यहाँ सीखा। कौन सी मशीन्स, जो प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं? HP 5500। ओके। 5000 मैं यूज़ करता था यहाँ पे। पाकिस्तान में मैंने व्यूटेक चलाई हुई थी, ये सारी मशीन्स ऑपरेट करता था। अच्छा। सारा डिज़ाइनिंग करता था। तो थोड़ा था, शौक था, मतलब मैं कह सकते हैं कि एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन मैं शौक, पैशनेट बहुत था। वो आज भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस चीज़ ने मुझे आगे बढ़ाया। तो उसी फील्ड के अंदर फिर मैं चला गया सेल्स में, और सेल्स में जब आया तो फिर अल्लाह ताला ने फिर आसमानों को भी हाथ लगवाए। करेक्ट। तो फिर वो करते करते फिर अल्लाह ताला ने पैसा भी दिया, इज़्ज़त भी दी, सब कुछ दिया। फिर बिज़नेस स्टार्ट किया, और बिज़नेस स्टार्ट करने के बाद एक वक्त आया कि जिस कंपनी में मैं जॉब करता था उसी कंपनी के साथ आज हम कोलैबोरेट करके एज ए पार्टनर काम करता हूँ। माशाल्लाह। तो नसीर नेओन की बात कर रहे हैं जी। ओके। 2006 से 2013 तक वहाँ मैंने एज ए वर्कर काम किया, एम्प्लॉय काम किया। ओके। और हाई पोजीशन पे काम करता रहा। अच्छी सेल्स थी, अच्छा काम था, सब कुछ अच्छा था। तो आज से 3 साल पहले हमने कोलैबोरेट करके एज ए ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाया उसको। और आज हम, मेरे बॉस, एक्स बॉस, मेरे पार्टनर, मेरे उस्ताद भी हैं, मैं बड़ा मुकाम है उनकी, बड़ी इज़्ज़त है मेरे सामने। और आज हम दोनों पार्टनर हैं माशाल्लाह। और मुझे भी बड़ी इज़्ज़त देते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और कभी उन्होंने मेरी बात में इनकार नहीं किया, जो मैंने फ़ैसला किया उन्होंने लब्बैक कहा। तो इसी तरह मैं भी करता हूँ, और यही हमारी सक्सेस की वजह है। करेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। तो क्योंकि आप नसीर नेओन की बात हुई है तो यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा और ज़रूर अमजद भाई को अप्रिशिएट मैं करूँगा कि मैं एक मसले में फंस गया था 1-2 साल पहले प्रोजेक्ट में। तो अमजद भाई को मैंने कॉल किया, तो अमजद भाई ये प्रॉब्लम है और पैसे भी मैं पूरे नहीं दे सकता आपको, 50% मैंने आपको पैसे देने हैं, ये मेरा काम है। अमजद भाई रात को 1 बजे खड़े होकर वो काम करवा रहे थे। डू यू स्टिल रिमेंबर? थैंक यू सो मच। नहीं, आपने इस काबिल समझा हमें। कोई में काम था, बिल्कुल, मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 1 बजे आप भी थे वहाँ पर? बिल्कुल। तो हमारे लिए ऑनर की बात है कि आपने हमें इस काबिल समझा और अपने साथ एसोसिएट किया। थैंक यू फॉर दैट। तो ये हम्बलनेस वही पेरेंटिंग से आप कह रहे हैं, पेरेंट्स से आपको सारी वो जो लेकर आया आप, या कोई किसी ने ट्रेन किया आपको प्रोफेशनली? नहीं सर, ज़िंदगी में ना ट्रेन कोई नहीं करता, दुनिया ही ट्रेन करती है आपको। बहुत सारी ज़िंदगी में कामयाबी भी अल्लाह ताला ने दी, नाकामयाबी दी, फ़ायदे भी बहुत सारे हुए और नुकसान भी बहुत सारे हुए। उन चीज़ों ने मुझे ये सारा कुछ सिखाया कि अमजद तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सही। मतलब कभी कभी ऐसा भी हुआ कि बहुत मेहनत की लेकिन मिला कुछ नहीं। सही। और कभी कभी ऐसा हुआ कि कुछ भी नहीं किया और बहुत कुछ मिल गया। तो उस चीज़ ने रियलाइज़ करवाया, अमजद यू आर नोबडी। हम्बल रहना है, आपकी कोई हैसियत नहीं है, ऊपर वाला बेहतर करता है, आपका जब टाइम आएगा वो आपको देगा। आप अपना बेस्ट प्ले करते रहो, अपने काम पे फोकस करो, और ये मत सोचो कभी भी मुझे इतना मिलता है मैं इतना ही करूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला जो हिसाब करता है उसको हिसाब में ही रखते हैं। करेक्ट। और जो बेहिसाबा करता है उसको बेहिसाबा देते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। ये रियलिटी है। तो ये है मामले सारे। हम्बलनेस क्या है, कुछ भी नहीं सर। राइट। गुस्सा मुझे भी आता है, प्यार मुझे भी आता है। और नहीं, रात के 1 बजे एज अ ओनर खड़े रहना साइट के ऊपर इज समथिंग सर, ड्यूटी। जब आप किसी चीज़ के मालिक होते हैं या अल्लाह ताला ने आपको एक ओहदा दिया होता है ना, तो आपका काम बढ़ जाता है। एम्प्लॉय का काम कम होता है, मालिक का काम ज़्यादा होता है।
अब अक्सर लोग पूछते हैं मुझे कब फ्री होते हो, मैंने कहता हूँ मैं 24 आवर फ्री होता हूँ, लेकिन मैं 24 आवर बिजी भी होता हूँ। माशाल्लाह। ये जो आप ओनर होते हैं जब, तो फिर आपको ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये चलता है। करेक्ट, यस। दूर रह पाए हमसे दम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्या बात है। अब देखना यह है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। ओए होए होए, नहीं है सर, यही एटीट्यूड है आपका। सर कुछ नहीं होता। राइट। ज़िंदगी में इतनी ट्रेनिंग अल्लाह ताला ने करवा दी है, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करेक्ट। अमजद भाई, बात करते हैं ट्रैवल की। मेरे ख्याल से आप यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं सबसे ज़्यादा ट्रैवल आपने किया है। मैंने बिजनेस से रिलेटेड किया है, बट आई थिंक आपने कुछ कितने ममालिक, 85 कंट्रीज़ आप ट्रैवल कर चुके हैं। क्यों ज़रूरी है ट्रैवल, और क्यों किया आपने? ये पर्सनल था या क्या, या बिज़नेस के लिए जाना पड़ा, कैसे हुआ ये? दोनों था, बिज़नेस भी था, प्लेजर भी था, और साथ कम्युनिकेशन भी थी। तो पैशन तो था ही था। राइट। मतलब पागलों की तरह मैं 2015 से लेके 2019 एंड तक मैं साल में 8 महीने ट्रैवल करता था। ओके। अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 4 महीने में ऑफिस में होता था। वैसे मैं ट्रैवलिंग में भी ऑफिस में होता था। राइट। एज आई सेड के मतलब आप एज ए ओनर आप जहाँ पे भी हैं आप बिजी हैं। करेक्ट। आप काम कर रहे हैं। तो ये मेरी ट्रैवलिंग की जर्नी थी। और ट्रैवलिंग को मैं इस तरह कंपेयर करता हूँ या उसको डिस्क्राइब करता हूँ कि अगर आपको 2 ऑप्शंस दी जाएं कि आपने पढ़ना है या ट्रैवलिंग करनी है, तो आपने पढ़ाई को छोड़ देना, ट्रैवलिंग करनी शुरू कर देनी है। अच्छा। हाँ जी। हालांकि उसी को मैं इलेबोरेट कैसे करता हूँ कि पढ़ाई ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। एकेडमिक। बिल्कुल। यस। बहुत ज़रूरी है। आपको सारे काम छोड़ के पढ़ाई करनी है, लेकिन जब आपको अगर पढ़ाई और ट्रैवलिंग में ऑप्शन मिले राइट, तो आपने ट्रैवलिंग को चूज़ करना है। अच्छा। क्योंकि व्हेन यू ट्रैवल वन कंट्री, that means you have read 10 books, maybe more than that. Okay. This is my comparison, actually my explanation. कि आप इस तरह होता है, आप जब ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल आपने लग्जरी नहीं करना, इकोनॉमिकल, ओके, ग्राउंड लेवल पे ट्रैवल करना है। आपको बहुत सीखने को मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है। और ट्रैवलिंग में मैं एक और चीज़ एक्सप्लेन करता होता हूँ या डिस्क्राइब करता होता हूँ। ट्रैवलिंग ने मुझे एक इंसान बनाया। ट्रैवलिंग ने अच्छा। इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ह्यूमन बीइंग। वो कैसे कि मुझे बहुत सारे मुल्कों में जाके ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे तुम बहुत माशाल्लाह अमीर हो, जिसको लोग कहते हैं ना आजकल हम एक्सपेक्ट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं कि ये बंदा वेल सेटल है। उस हिसाब से मगरबी मुल्कों में जाके, जिनको हम सो कॉल्ड कहते हैं ना डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं, yes. वहाँ पे जाके मुझे लोगों ने प्रेज़ किया। अच्छा। मतलब उन्होंने बोला कि मतलब कमाल लाइफ है मेरी। वहाँ के लोगों की मैं ज़िंदगी देखी तो मैंने सोचा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स ऑन दिस प्लैनेट। अल्हम्दुलिल्लाह, यू कैन से दैट 8 बिलियन की आबादी है तो टॉप 5% में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ये भी बड़ी ब्लेसिंग है। तो फिर जब मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, फॉर एग्जांपल मैं रशिया गया, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, तो और मुल्क चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, तो फिर मैंने अपने आप को ये कहा, हमसे तुम तो भी पैदा भी नहीं हुए। अच्छा। ये है डिस्टेंस, मतलब लाइफ का। तो जब आप ट्रैवल करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो आपको पता चलता है, अपनी हैसियत पता चलती है। हम सादे अल्फाज में बोले तो अपनी औकात पता चलती है कि आप कुछ भी नहीं है। आप अभी पैदा भी नहीं। बड़ा काम बाकी सर जी, आपके जाने के बाद भी बड़ा काम बाकी रहेगा। करेक्ट, ऐसा होता है। एग्जैक्टली। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये है ट्रैवलिंग। राइट। सो ट्रैवलिंग से अमजद भाई आते हैं, सोशल मीडिया पे कब आया, कैसे स्टार्ट हुआ, या शौक था या प्रोफेशनली आ गए? एक तो चलें वो जो वीडियोस हम लोग देखते हैं उससे बहुत लोगों की इस्लाह हुई है, और बहुत सारे लोग अपनी घर में जो है उसकी कुछ बातों को, जैसे आप देखें आपकी वीडियो से कितनी बातें मेरे दिमाग में रह गई, जो मैंने बच्चे का पूछा आपसे, मदर वाला, फादर वाला जी। तो इस तरह से जो वीडियो आपने बनाना शुरू की, ये किसी एडवाइस थी किसी की, या आपने खुद से इनिशिएटिव लिया इसका? ये सर हमारा म्यूचुअल ही मतलब था, फैमिली का। अच्छा। मेरा मिसेस का, ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ मेरा ही था। और कुछ करने को दिल तो था, लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हमने ये करना है, हमने सोशल मीडिया पे आना है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बाय एक्सीडेंट हुआ है, या कोरोना का कह सकते हैं कि अफेक्ट है। ओके।
लेकिन उससे पहले मैं कुछ वीडियोस बनाता था, ट्रैवलिंग करता था। मतलब 27 मुल्कों में मैंने ट्रैवलिंग की स्पीकिंग पर्पस के लिए जी। तो वहाँ रिकॉर्डिंग्स करता था। तो वो प्रोफेशनल नहीं होती थी, नॉर्मल कैमरा लगा दिया, कभी अपलोड कर दी, कभी नहीं की, बस ऐसे फ़ोटोज़ अपलोड कर दी। तो कुछ मेरे कलीग्स वगैरह ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इसको अपलोड क्यों नहीं करते, क्या करें। और फिर मैंने करना शुरू कर दिया। तो फिर टिकटॉक का अकाउंट बना लिया। सही। टिकटॉक से थोड़ा वायरल हो गए। सही। फिर फेसबुक पे आ गए, फेसबुक से थोड़ा ज़्यादा वायरल हो गए। अच्छा, ओके। तो ये चलते चलते फिर दुनिया के घरों में पहुंच गए, लोगों के घरों में पहुंच गए, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में पहुंच गए। राइट। तो करते करते ये तो मामला इसी टॉपिक पे क्यों बनाया आपने ये फैमिली, बच्चों की ग्रोथ कैसे करनी है, पेरेंटिंग कैसे करनी है, एक मज़हब को कैसे आपने रहना है, इस टॉपिक को क्यों आपने इन पर्टिकुलर चूज़ किया आपने बेसिकली? कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं थी, लेकिन ये हमें फील होता है कि हम कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहे हैं अपनी रूट्स से। अच्छा। हम मतलब एज ए मुआशरा हम कह सकते हैं, सोसाइटी, हम लोग काफ़ी दूर जा चुके हैं अपनी बेसिक्स एथिक्स से या वैल्यूज से। तो हम चाह रहे थे कि वो चीज़ें छोटी छोटी हैं वो हाईलाइट हों, ताकि जो लोग मिस आउट कर रहे हैं या दूर जा रहे हैं या लोगों को लग रहा है कि यार ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी या करती नहीं है या मतलब पुरानी हो चुकी हैं, तो कम से कम लोग कम बैक कर सकें उस चीज़ का। तो ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन क्या हमें जो फील होता है कि यार ये चीज़ें गैप क्रिएट कर रही हैं, तो उसको हाईलाइट किया जाए। एग्जैक्टली। मुझे और हमारे लिए भी ट्रेनिंग होती है इसकी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ख़ास तौर पे बहुत वीडियोस जब भी आपकी टाइम मिलता है देखता हूँ मैं, तो उससे एक चीज़ जो आपने बताया है कि जो वैल्यूज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी में लोग ला सकते हैं, एक रिमाइंडर है बेसिकली। जी। क्योंकि आजकल जो नई जनरेशन है उसमें जो मैंने एक नोटिस किया है कि अदब का बड़ा फकदान है। जी। तो मुझे याद है कि हमारे एक प्राइमरी टीचर हुआ करते थे, नसर इमाम सर। उन्होंने पहली क्लास थी जब मैंने स्टार्ट किया स्कूल, 3rd क्लास से स्टार्ट किया था बेसिकली, 3। तो उन्होंने पहले ही आते ही बोर्ड पे लिखा था कि बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब। कमाल। तो अदब का बड़ा अमल दखल है आई थिंक कामयाबी में, हम्बलनेस आने के अंदर। तो आपकी वीडियो से आई बिलीव अगर लोग चाहें तो एक अदब की बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। उसमें आप पेरेंटिंग में जो आप दिखा रहे हैं कि रिस्पेक्ट कैसे करनी, माँ की कैसे, माँ से कैसे बात करना है, फादर से कैसे बात करना है, कैसे रिजेक्शन को फेस करना है, फेल हो गए स्कूल में या कुछ ऐसी चीज़ हो गई तो कैसे करना है। तो मेरे ख्याल से किसी वीडियो में शायद आपने ये भी कहा था कि फेल होना तो अच्छा होता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसे जी, बिल्कुल ऐसे। राइट। तो अमजद भाई बहुत शुक्रिया, आपने जो अदब में वीडियो बनाया आई थिंक बहुत लोगों को आई थिंक इससे सीखने का मौका मिलेगा। ख़ास तौर पे मैंने तो बड़ा उससे अदब की बड़ी चीज़ें, और क्योंकि अभी हम पेरेंटिंग में नए हैं 2 बच्चे हैं हमारे माशाल्लाह से, तो उनको हैंडल करना और देखना एक चैलेंज है हमारे लिए अभी। तो हम एक्सपर्ट जो लोग हैं, जैसे आपके बच्चे बड़े हैं तो आप वो सारी चीज़ों से गो थ्रू कर चुके होंगे। तो हमारी स्कूलिंग अभी स्टार्ट हुई है तो हम लोग बहुत बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि सुबह सुबह उठा के बच्चे का इतना टाइम स्कूल में, तो चैलेंजेस क्या क्या बच्चा फेस कर रहा है। तो डेफिनेटली विल लर्न मोर फ्रॉम यू इंशाल्लाह। अमजद भाई थोड़ा सा बात कर लेते हैं सोशल मीडिया पे एक जो रिसेंटली बड़ा ही आपको क्रिटिसाइज़ किया गया और उसका आपने बड़ा ही एक तहम्मुल से उसको आपने रिस्पॉन्ड किया। इवन कि आपने मैं तो उसका बैकग्राउंड नहीं जानता, लेकिन आपने माफ़ी तक लोगों से कहा कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है उससे तो आपने तो हम्बली आपने उसको माफ़ी भी मांग ली आपने। तो क्या कहते हैं आप, मतलब इस तरह की चीज़ें जो लोग क्रिटिक करते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं आप? जाहिर है वो आपके फ़ैन भी हैं, तो उनका आप क्या कहते हैं, उनको बोलना चाहिए इस बारे में या नहीं? हर किसी का हक है, मैं किसी के लिए जज नहीं बनूंगा। ये सोशल मीडिया किसी की जागीर नहीं है। सही। और हर किसी के पास माइक है, हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास एक्सेस है, अकाउंट है, जो चाहे बोल। लेकिन मैं सबको ये बोलूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलें। करेक्ट। और अगर आपके पास क्रेडिबिलिटी है, ऑथेंटिसिटी है, तो फिर ज़रूर बोलें। आप सोसाइटी के अंदर एक रोल प्ले कर रहे हैं, आपका बनता है। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह है। राइट। तस्दीक कर लें, आई थिंक इस्लाम में भी है कि कुछ भी तस्दीक कर लें पहले, उसके बाद आगे तस्दीक कर लें, ताकि कल को आपको
और आपको पता होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। आप एक वक्ती तौर पर एक फ्लो के अंदर बह रहे हैं। राइट। चलो अब बह रही है गंगा तो हम भी हाथ धो लेते हैं, मुंह धो लेते हैं, बल्कि नहा लेते हैं, तो वो नहीं करें। अच्छा। क्योंकि ये चीज़ ना घूम के वापस आती है। करेक्ट। और बड़ी ख़तरनाक है। आती है, मकाफात अमल ये होता है बहुत ख़तरनाक है। राइट। और हर बंदे के पास इतना जिगरा नहीं होता। और अक्सर जो लोग इस तरह कर रहे होते हैं ना, वो खुद ही फेस नहीं कर पाते। सही। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। करेक्ट। अमजद भाई, आपके फ़ैन ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो जो आपने यूएसए या पता नहीं कनाडा, कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ का आपने कहा था कि बहुत सारे लोगों ने कुछ 44,000 बड़ा एक फेमस था, उसको थोड़ी सी वजाहत करें, क्या मतलब था? वो वीज़े के बाद था या पहले था, क्या थोड़ा सा जस्ट लोगों को जानना। हाँ बिल्कुल, वो उसमें जो मैंने बोला था सपोज डन बेस जी, वो था कि हम आपको पेमेंट तब करनी है जब आपको वीज़ा लग के मिल जाएगा। सही। वो हमारी कंपनी के साथ डील हुई थी Right. तो करके। जी। और रही बात प्राइस की, प्राइस मेरी प्राइस है। राइट। मेरी मर्जी है, मैं 44 कहूँ या 1 लाख कहूँ या 1,44,000 कहूँ, वो मेरी प्राइस है। मतलब आप लेना है लो या तो ना लो, इस तरह से। एग्जैक्टली, सिंपल सी बात है। ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस है। राइट। अब ये पानी एवियन का पानी है, ये महंगा पानी है जी। और जितने का ये एक बोतल आती है उतने के आप 12 पीस किसी दूसरे ब्रांड के खरीद सकते हैं। करेक्ट जी। तो आप एवियन पे केस नहीं कर सकते कि आप क्यों बेच रहे हैं। उनकी मर्जी है, उन्होंने बेचना है। exactly. आपको खरीदना है खरीद लो, अफोर्ड कर सकते हो खरीद लो, नहीं अफोर्ड कर सकते तो रोज़े रख लो या कोई और पानी पी लो, सिंपल सी बात है। तो हमारा भी यही है और मेरी मर्जी है, मैं जितनी मर्जी प्राइस रखूँ और दुनिया पूरी को पता है फी कितनी लगती है। मैं अपनी एक प्राइस ही ले रहा हूँ, अपने प्रोसेस की प्राइस ले रहा हूँ, दैट्स इट। उसमें मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करता। वो तो आपने बात पूछी तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, राइट। वरना इस ओके चलता है। करेक्ट। अमजद भाई, बात करते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा, कि जो हालात हैं, एक हद से बेजा की कैफियत, पाकिस्तानी बड़े परेशान हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान में हैं, जिन्हें कमाना पाकिस्तान में है, रहना पाकिस्तान में है, बच्चे पाकिस्तान में पढ़ाने हैं, किचन चलाना है। एक चले हम तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, किसी भी हाल में मतलब अच्छी सिचुएशन में हैं, क्या कहेंगे पाकिस्तान के बारे में? को क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इन जनरल तो क्वेश्चन मैं आपसे ये कर सकता हूँ कि ख़ास, चले मैं आपसे डायरेक्ट सवाल कर लेता हूँ कि मेजॉरिटी पब्लिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही थी। उसके बाद अप्रैल 2022 में जो हुआ कि हुकूमत को बिल्कुल गिराया गया बाय फोर्स, 12 बजे अदालतें लगी और फिर जो वैन थी अपना पुलिस वैन, प्रिजनर वैन, वो सारी आ गई अदालत के बाहर, बाय फोर्स वो हुकूमत गिराई गई। उसके बाद से लेकर प्राइसेस कहाँ से कहाँ, डॉलर कहाँ से कहाँ, जॉब मार्केट क्रैश। इसका बताएं मुझे कि ये आज एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में भी है। आज थोड़ा सा एक मिक्स्ड फीलिंग है मेरा पर्सनली, क्योंकि इमरान रियाज ख़ान की रिहाई हुई है और इमरान ख़ान अभी भी जेल में। इतना ताकतवर इंसान है वो बंदा कि वो, क्योंकि एक रिवायत भी टूट गई कि जब भी पहले जरदारी ले लें, आसिफ अली जरदारी या नवाज़ शरीफ या जितने भी थे आपके पहले प्राइम मिनिस्टर, जैसे ही वो जेल में जाते थे तबीयत ख़राब होती थी, 1 हफ्ते के बाद फिर वो ट्रांसफ़र हो जाते थे लंदन या कहीं, लंदन ही ज़्यादातर। तो कैसे एक आम पाकिस्तानी को क्या करना चाहिए? क्या करें? काम करें, रोटी कमाएं, जॉब करें या मुजाहरे करें? क्या करें? रियासत से कैसे आप कर सकते हैं कुछ? सर रियासत से कोई नहीं लड़ सकता। करेक्ट, वेरी क्लियर। आप दुनिया में किसी भी हिस्से में आप रियासत से लड़ नहीं सकते। सही। आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें लर्न करनी है, अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन करना है, एडजस्ट करना है और फिर उसको मॉडिफाई करना है। ओके। मिसाल के तौर पर मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ हर चीज़ पे और आप मुझसे शायद करते होंगे। अब मुझे आपको अगर चेंज करना है तो मुझे आपकी चीज़ों से एग्री करना पड़ेगा, राइट, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको टेबल पे लाना पड़ेगा। राइट। टेबल पे आके फिर मैं देखूंगा कैसे 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 मैं आपको मोल्ड कर सकता हूँ। डायलॉग ज़रूरी है, विदाउट एक्सेप्शन। मतलब आपको ये मतलब लाजिम मलजूम है, ये लाजिम मलजूम है। तो वो चीज़ें
मैं अगर आपको शुरू से ही बोलना शुरू कर दूं कि आप गलत हैं तो आप तो बल्कि मेरे और ज़्यादा दुश्मन हो जाएंगे। करेक्ट। तो मुझे आपसे एग्री करना है, ओके लेट्स एग्री, ठीक है, आप अपनी जगह पर ठीक होंगे क्योंकि आपका एंगल है, आप सब कुछ पीछे मेरे देख रहे हैं, मैं पीछे जो नज़र आ रहा हूँ वो नहीं देख सकता। सही। और जो आपके पीछे मैं देख सकता हूँ, मेरा व्यू डिफरेंट है, आपका व्यू डिफरेंट है। लेट्स डिस्कस, एक्सप्लेन, एक्सप्रेस, उसके बाद एग्री एंड डिसएग्री। सही। तो ये चीज़ें, तो आप एक हिस्ट्री को रातों रात नहीं बदल सकते। ओके। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आप अग्रेसिव होके कुछ भी बदल नहीं सकते, लड़ के कुछ भी नहीं बदल सकते, लेकिन जो इमरान खान साहब की फ़िलॉसफी है वो बहुत ही शानदार है। मैं उनको दूसरों को निगेट नहीं कर रहा, लेकिन उस बंदे का खड़े रहना, चाहे अकेला बंदा एज ए फोर्स खड़ा हुआ है, मतलब कानून को फेस करना, मतलब जेल में रह के भी जेल करना, फेस इस्तकामत है। तो इस तरीके से आप वक्त बदल सकते हैं, चीज़ें बदलती हैं। देखिए इसी पे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर लिखा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। करेक्ट। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। करेक्ट। अब पाकिस्तान बनने में हमेशा एक नाम क्यों जिंदा रहता है, बाकी भी नाम है, एक नाम क्यों हम लेते हैं सिर्फ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? क्या पूरी तहरीक में वो अकेले तो नहीं थे? टीम थी ना, लेकिन एक बंदे का नाम क्यों आज भी जिंदा है? मतलब जी पहला नाम ही वो लिया जाता है। Correct. और कायद-ए-आज़म, राइट। क्यों? क्योंकि वो जिद्दत, वो शिद्दत, और वो कहते हैं ना पैशन, डिटर्मिनेशन, कंटिन्यूटी, परसिस्टेंस, सब कुछ जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं सारे अपना वो यूज़ कर लें आप। राइट। तो वो थे उन पर्सनैलिटीज़ के अंदर, तो ये पर्सनैलिटी भी वही काम कर रही है। तो मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये क्या कि आपको स्लो प्रोसेस में ही चीज़ें करनी पड़ेंगी, और वो जो कर रहे हैं ना ये हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको नज़र आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं, उसके लिए ज़मीर का जिंदा होना बड़ा ज़रूरी है। उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, फोरसी करना, दूर तक देखना, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये भी किस्मत की बात अगर किसी को मिल जाए तो लेकिन क्या है कि आप ये जो निज़ाम है जो भी कह लें, इसको ओवरनाइट आप चेंज नहीं कर सकते। आपको बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक आम आदमी क्या करे अमजद भाई? बस ज़िंदगी जिए अपनी, और अपना पार्ट प्ले करे जहाँ पर है, जहाँ जो कर सकता है, जहाँ कर सकता है। देखिए मैं अगर गलत काम कर रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अच्छा काम करें, तो मुझे अपने गिरेबान में देखना चाहिए। एज ए नेशन हम हर लेवल पे, क्योंकि हमें करप्ट किया गया हुआ है, हम हुए हुए हैं, तो वो हमें अपने अपने लेवल पे ठीक करना है। अगर हम कहेंगे ऐसा ही होता है तो हम भी ऐसे करेंगे, तो फिर आप वैसा ही एक्सपेक्ट करें जैसा आपके साथ हो रहा है। फिर आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपके साथ वो हो जिन मुल्कों में फलाही रियासतें हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग वैसा करते हैं जैसा, या कह सकते हैं कि एक कौम करती है। तो आप एक कौम का हिस्सा नहीं है, कौम की तरह बिहेव नहीं कर रहे, तो आप वैसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। सही। मैं अगर कम तोड़ रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, रिश्वत दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, कुछ गलत काम कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो लीडर है वो अच्छा काम करे, तो मेरे ख्याल से मैं गलत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके। ये भी हमें देखना पड़ेगा। आप देख लेना, मतलब हम कहते हैं ना पंजाबी में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। राइट। तो वो भी देखना पड़ेगा ना हम। तो आम आदमी कहीं ना कहीं अपनी वजह से भी परेशान है। ये अपने लेवल पे आप कह रहे हैं कि कुछ बेहतरी लाने की जरूरत है? सर मस्ट है। अच्छा। आपसे क्वेश्चन भी उसी का होगा। सही। कब्र में हिसाब अपना देना है। राइट। मुझसे आपके बारे में नहीं पूछा जाएगा। एब्सोल्युटली। मुझसे मेरे बीवी बच्चों, माँ बाप, बहन भाइयों के बारे में पूछा जाएगा जो मेरे साथ कनेक्टेड है। सही। आपसे आपके बीवी बच्चों के बारे में पूछा जाएगा। मुझसे आपके बारे में तभी पूछा जाएगा मैं आपसे जब लेन देन करूंगा। आपसे तभी मेरे बारे में पूछा जाएगा जब आप मुझसे लेन देन करेंगे, उससे पहले नहीं पूछा जाएगा। राइट। वरना दुनिया में इतनी आबादी है, हम सबका जवाब तो नहीं देंगे। हम उतना का जवाब देंगे जो हमारे साथ कनेक्टेड है, जिनसे हमने कुछ लेना है या देना है, या हम एक रिश्ते के अंदर हैं। दैट्स इट। तो वो हम नहीं सोचते, हम सीधा ब्लेम करते हैं किसको? लीडरान को। अमजद भाई, कितनी शहादत देगी यह कौम? अरशद शरीफ, जिले शाह, नाम भरते ही जाएंगे। जो अभी बच्चा रिसेंटली शहीद हुआ है, उसके बारे में आपने बताया कुछ, आपकी फैमिली कुछ टर्म्स वगैरह भी थी। दोस्त हैं मेरे वो। कब तक ये कौम शहादत देती रहेगी? अरशद शरीफ की जिस तरह से मौत हुई है,
शायद उस दिन अर्श हिल गया होगा। सर ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आई एम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप बात कंप्लीट कर लें। जी जी। लेकिन ये जब तक क़यामत नहीं आएगी, क़यामत आती रहेगी। अच्छा, बट ऐसी क़यामत अमजद भाई, ये घर पे क्या बीती होगी? ऊपर वाले का निज़ाम है सर, ऊपर वाले का निज़ाम है। राइट। और ये दुनिया ऐसे ही चलनी है। हमें तो ये नज़र आ रहा है ना, जो हमारे इर्द गिर्द है, जो हमारे इर्द गिर्द नहीं है, जो हमारी ज़बान के नहीं है, जो हमारे मतलब रिलीजन के नहीं है, मज़हब के नहीं है, या मुल्क के नहीं है, या ख़ित्ते के नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। पूरी दुनिया में ऐसे है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में सारी चीज़ें आम हैं, डेवलप्ड कंट्री में भी है। राइट। देखने की ताकत चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए, राइट, रीच चाहिए, आपको हर तरफ ही नज़र आएगा। जब तक इंसान ज़िंदा है, जिसके पास अक्ल है, फ़हम है, और एक ग्रीड है, लालच है, पावर का, पोजीशन का, पैसे का, या कोई भी चीज़ कह लें, ये रहेगी। ये क़यामत तक क़यामत आती रहेगी। इस मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता ज़रों ने वो कर्ज भी उतारे हैं जो हम पर वाजिब भी नहीं थे। ओए क्या बात है, क्या बात है। अरशद शरीफ, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आप जिन्होंने अपना अपना किरदार अदा किया है, और उम्मीद है कि ये मुल्क आगे जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं जी, आप अरशद शरीफ साहब का नाम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? आपके रिश्ते में है वो? नहीं, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ ऐसा किया तो आप उनका नाम ले रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोग ही जिंदा रह जाते हैं। करेक्ट, लेगेसी उनकी रह गई। एग्जैक्टली। तो हमने भी कुछ ऐसा करना है कि हमें लोग जिंदा रखें। की बात है, इसलिए मैंने इसलिए मैंने उसके ऊपर आपसे पूछा, आपको क्या लगता है रिश्ते में? एग्जैक्टली, कोई रिश्ता नहीं, ये एक ही रिश्ता है कि मेरे लिए बात की उन्होंने। हाँ एग्जैक्टली, मेरे लिए बात की, मेरे लोगों के लिए बात की, मेरे मुल्क के लिए बात की, आने वाले जनरेशन के लिए बात की। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ उनको जिंदा रखेगी। राइट, हाँ जी, एग्जैक्टली। एक बहुत ही नाजुक सी बात है कि पाकिस्तान में इमरान खान कहते हैं कि बात करें, अपने हक़ के लिए बात करें, और फिर अगर आप ज़रा सा भी एक लाइन को क्रॉस करके, आपको वहाँ पे बताया जाता है कि बात क्या करनी है, अगर आपने उस लाइन को ज़रा सा क्रॉस किया तो आप गुमनाम हो जाते हैं, नामालूम अफराद आपको ले जाते हैं, वीगो आ जाती है, सारा बड़ा फेमस हो चुका है वहाँ पे सारा। तो क्या बात भी ना करें एक जमहूरी मुल्क के अंदर? सर बात होती थी, अब इसलिए नहीं होती कि बहुत सारी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। सही। जब दीवारें हट जाती हैं तो इंसान नंगा नंगा महसूस करता है, तो उस वक्त उसको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो इसलिए उस इंसान को गुस्सा भी ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, सियासत से रिलेटेड अमजद भाई एक आखिरी सवाल ये है कि फ़ौज भी हमारी है, बहुत सारे आपके भी दोस्त हैं, बाप होंगे, और उस फ़ौज की वजह से ही वहाँ पर एक जो भी एक पाकिस्तानी रियासत है, और क्योंकि इन दोनों का ये एक समझ लें कि एक झगड़ा जो है, क्या लगता है आपको सोल्यूशन क्या है कि कैसे एक प्लेटफॉर्म पे किसका, इमरान खान एंड रियासत एक लाइन पे आ जाए तो मुल्क के लिए कितना अच्छा होगा? ये इमरान खान और रियासत का मसला नहीं है, ये मसला इमरान खान तो पूरे पाकिस्तान मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, राइट? ये रियासत और इमरान खान का मसला नहीं है जी, ये मसला और किसी का है। सही। ये इंटरनेशनल मसला है, वरना इंटरनल मामला तो कोई मामला ही नहीं था। अच्छा, हाँ जी, मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि मामला है क्या? नहीं पता चलता है, ऐसी बात नहीं, पता नहीं चलता। ये मामला मसला इमरान खान के साथ रियासत का या किसी इदारे का नहीं है। ओके। ये मुल्क का मसला किसी और मुल्क के साथ है। ओके। और दुनिया में पावर पॉलिटिक्स होती है और हमेशा से होती आई है, शुरू से लेके होती आई है, और ये आगे भी होती रहेगी, ऐसा ही है। और इसी तरह लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। आप मुल्कों की बात ना करें, आप कंपनीज़ की बात कर लें। राइट। जब कंपनीज़ compete करती हैं तो कुछ कंपनीज़ कहती हैं वी आर द नंबर 1, राइट, एंड दे वांट टू रिमेन नंबर 1 फॉर एवर। बीच में कोई उठेगा उसको दबाने की कोशिश की जाएगी, राइट। तो ये मामले रहते हैं। तो कंपनीज से आप ब्रॉडर एक्सपेक्टिव
पर्सपेक्टिव में चले जाएं तो सिटीज़ हो सकते हैं, फिर कंट्रीज़ हो सकते हैं, तो फिर उसके बाद आप कह लें कि बर्रे आज़म हो सकते, कॉन्टिनेंट्स हो सकते हैं। सही। तो ये ऐसा होता है। अब पूरी दुनिया को चलाने के लिए आपको ये डिवीजन करनी पड़ती है। सही। मैं ये नहीं कहता होनी चाहिए, करनी पड़ती है, राइट। वरना दुनिया चलेगी नहीं। वो कैसे? आप इसको अपने घर की मिसाल से ले लें। आपके घर में मुख्तलिफ रूम्स होते हैं, एक बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, या डिफरेंट बेडरूम्स होते हैं। राइट। फिर उसके बाद उन सब को मेंटेन करने के लिए एक मेड रूम होता है। राइट। मेड रूम में वो फैसिलिटीज़ नहीं होती जो बाकी घर के कमरों में या जगहों में होती है। सही। तो इसलिए पूरी दुनिया को मैनेज करने के लिए कुछ मुल्कों को एज ए मेड रूम रखना पड़ता है ताकि वो दूसरी दुनिया को चला सकें। अगर सारे घर के रूम एक जैसे हो जाएंगे, घर एक जैसा लगना शुरू हो जाएगा, तो सर्व कोई नहीं करेगा, सारे बॉस बन के, मालिक बन के घूमते रहेंगे सूट बूट के अंदर। फिर ना तो आपके कोई गटर साफ़ करेगा, ना आपका कोई प्लेटें साफ़ करेगा, ना आपको कोई सर्व करेगा, ना आपको शूज़ पॉलिश करेगा। तो ये मामला हो जाएगा ख़राब। सही। तो पूरी दुनिया को चलाने के लिए आप सिर्फ अपने घर के सिस्टम को चेक कर लें, आपको पता चल जाए दुनिया ऐसे क्यों चलाई जाती है। अब किसी को ये लगता है कि मैं इस मुल्क में पैदा हुआ, मेरी क्या गलती है, उसकी गलती नहीं है, लेकिन वो वहीं पे रह के इम्प्रूव कर सकता है, अपने आप को एजुकेट कर सकता है और नेक्स्ट लेवल अपने आप को कहीं ना कहीं शिफ्ट कर सकता है। पॉसिबल है। सही। मज़ा आया। ये आपने एक अलग ही डायरेक्शन पे बात की है बेसिकली। आई थिंक थोड़ा सा जाविया भी चेंज होना चाहिए कि हम लोग समझ रहे हैं कि फ़ाइट कुछ और है बट मामला कुछ और ही है बेसिकली। मामला और है। आई थिंक आप आर यू इंडिकेटिंग इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स। ओके। देखिए, पूरी दुनिया कंट्रोल होती है। राइट। उसी वजह से बड़े बड़े इदारे बनाए जाते हैं। अब जब इदारों में डिफरेंट केसेस के ऊपर डिफरेंट फैसले होते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है राइट कि ये मतलब इंक्लिनेशन है। राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपको जस्टिस मिलेगा, ये इंक्लिनेशन है। आपने खुद फैसले किए हुए कि यहाँ पे ये होना है, यहाँ पे ये होना है। एक फॉर्मेलिटीज़ है, वो डिज़ाइन की होती हैं, आप उसके मुताबिक फैसले करते हैं या काम करते हैं। राइट। अमजद भाई, आखिरी में आपसे मैं चाहूँगा कि सिर्फ 2 लाइन की नसीहत करें उन बच्चों को जो जॉब कर रहे हैं कि आगे अगर उन्हें जॉब करनी है तो वो कैसे करें, बिज़नेस करना है तो कैसे करें, सोशल मीडिया पे आना है तो कैसे, ज़रूरी क्यों है, हर घर में आजकल स्टूडियो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पे भी ज़रा सा आप रोशनी डालें। एक आखिरी मैसेज अमजद भाई। दुनिया की कोई ताकत आपको ना अमीर कर सकती है ना गरीब कर सकती है, सिवाय एक के, वो है आप। अगर आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी वजह से कर रहे हैं, अगर कामयाब हैं अपनी वजह से हैं, बिल्कुल। लेकिन डॉट्स कनेक्ट होते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, कंपनीज, कलीग्स, सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन आप की प्लेयर हैं। तो अगर आप ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो अपने आप को बदलें। कंपनीज बदलने से, जॉब्स बदलने से कुछ नहीं होगा। अपना स्टाइल चेंज करें, अपनी वैल्यूज़ बढ़ाएं अगर ज़्यादा कमाना चाहते हैं। घिसी पिटी मिसाल है कि अगर आपकी कंपनी आपको कम तनख्वाह दे रही है, दूसरों को ज़्यादा दे रही है, इसका मतलब कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, आप में है। और सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पे आने के लिए आपको 2-4 दिल एक्स्ट्रा, 2-4 गुर्दे एक्स्ट्रा, अंदर के जितने सामान है थोड़े एक्स्ट्रा लेके बैठना पड़ेगा। सोशल मीडिया एक ऐसी तलवार है जिसकी चारों तरफ धार है, और आप अच्छा करेंगे तब भी आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, बुरा करेंगे तब भी क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। अच्छा करेंगे लोग अप्रिशिएट करेंगे, बुरा करेंगे तब भी लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो आपने क्या रिसीव करना है आपकी मर्ज़ी है, फूल के साथ कांटे भी आएंगे। तो जिगरा है तो सोशल मीडिया पे आएँ। सोशल मीडिया को बिजनेस बनाना चाहते हैं, पॉसिबल है। स्टाइल बनाना चाहते हैं, पॉसिबल है। फेमस होना चाहते हैं, बहुत आसान है। ब्रांड बनना चाहते हैं, मुश्किल है, लेकिन फॉर लॉन्ग चलेगा। टेस्ट बहुत ज़्यादा आएंगे, अभी रिसेंटली मेरे पास भी आया, और ऐसे और भी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन मैं तैयार हूँ, आप तैयार हैं? अगर ये चीज़ें नहीं हैंडल कर सकते तो नहीं करें, सादी ज़िंदगी गुजारें, साधु वादू बन के ज़िंदगी गुजारें, काफ़ी है। राइट।
थैंक यू वेरी मच अमजद भाई, बहुत अच्छा मैसेज था एंड आई थिंक इट इज़ लर्निंग फॉर मैनी मैनी पीपल। थैंक यू। अमजद भाई, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करेंगे सिर्फ कुछ 1-2 लाइन पाकिस्तान के लिए, कुछ मिली नगमा, कोई चीज़ अगर आप गुनगुनाना चाहें कौम के ऊपर, जो आपने बात की थी गैरत के ऊपर या इस तरह के ऊपर, ताकि थोड़ा सा एक जज्बा आ जाए थोड़ा सा। आप पाकिस्तानी हैं, इसमें आपका फॉल्ट नहीं है। आप इंसान हैं, ये आपकी खुशकिस्मती है। आपके इर्द गिर्द जानवर भी हैं, बिल्ली, कुत्ता, ये सारे, हम वो भी पैदा हो सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इंसान पैदा किया। कितनी बड़ी खुशनसीबी है हमारी। आज मैं आ रहा था तो मुझे एक लाइव बैठा हुआ लड़का बोल रहा था, सर 2 प्रॉब्लम हैं। एक के मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी पासपोर्ट। मैं कहा नहीं, मुझे देखो, मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल किया, उस चीज़ को माइनस कर दो, ये प्रॉब्लम नहीं है आपकी, ये माइंड सेट है, उसको चेंज कर लो, चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आप यकीन करें, आप बेहतरीन कौम है, आप डरपोक कौम नहीं है। अल्लाह जानता है इस चीज़ का और आप भी जानते हैं। वक्त हर कौम पर आते हैं। आप दुनिया के किसी मुल्क को भी उठा कर देख लें, वहाँ पे आपको स्लेवरी भी मिलेगी, ग़ुलामी भी मिलेगी, और लोग ऐसे भी मिलेंगे जो अपने अपने एम्पायर खड़े करके बैठे हुए हैं। और आप भी कर सकते हैं। आपके मुल्क में भी लोग एम्पायर खड़े करके बैठे हुए हैं और स्लेव भी हैं। चॉइस आपकी कि आपने क्या करना है, आपकी इंटेंसिटी क्या है, आपका फोकस क्या है। खुदा की कसम, अगर अमजद जैसा बंदा हम्बल बैकग्राउंड से आके किसी मुकाम पे पहुंच सकता है तो आप तो डेफिनेटली पहुंचेंगे। मेरी दुआएं हैं आपके लिए सर जी, ये पॉसिबल है। करेक्ट। मैं आपको किताबें पढ़ के नहीं बता रहा, मैं आपको अपनी ज़िंदगी की तहरीक बता रहा हूँ। और मैंने कभी सोचा नहीं था, राइट, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर था वहाँ पर अपना बेस्ट दिया, ईमानदारी से दिया। फिर दुनिया ने क्या किया, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। करेक्ट, यस सर। 2 लाइन किसी भी मिले नगमे के। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, बढ़ता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। ज़बरदस्त। थैंक यू। आपने थोड़ा सा माहौल बनाया तो 1 लाइन मैं भी सुनाता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको कहने वाला था। हर दिल की उफ़क़ पर है चांद एक, सितारा एक, है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा एक। हर दिल की उफ़क़ पर है चांद एक, सितारा एक, है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा एक। हम यक दिल हम यक जान, हम यक दिल हम यक जान, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, 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 हम सबका पाकिस्तान। क्या बात, क्या बात है। क्या बात। तो अमजद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, इतने बिजी शेड्यूल से आप आए, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा भी आएंगे इंशाल्लाह। और इख्तिताम करते हैं हम अपने पॉडकास्ट का इस अपनेपन के साथ कि आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।